Friends, today we are going to start your new chapter, that is the vector. So welcome in Power Math classes and let's start new chapter vectors. साइंस स्टूडेंट तो बहुत ज़्यादा वेक्टर वर्ड से फेमिलियर हैं, बट कॉमर्स स्टूडेंट्स के सामने एक थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, वो वेक्टर्स को बहुत अच्छे से किसी क्लास में नहीं पढ़ते हैं। जब कभी वो 10th क्लास में होंगे तो उन्होंने फिज़िक्स में छोटा सा इंट्रोडक्टरी पार्ट पढ़ा होगा, वेक्टर एंड स्केलर क्वांटिटी 1-2 लाइन में पढ़ा के टीचर ख़त्म कर देता है। बट साइंस स्टूडेंट्स जो हैं वो 11th में पूरा एक यूनिट पढ़ के आते हैं, तो वो वेक्टर्स को बहुत अच्छे से समझ रहे होते हैं। कोई बात नहीं, हम इस तरीके से लेकर के चलेंगे, बिगनिंग से स्टार्ट करेंगे, इसे बिगनिंग करेंगे इसकी बिल्कुल एलिमेंट्री स्टेज से, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आने देंगे हम। कोशिश रहेगी कि कॉमर्स वाले बच्चों को भी वेक्टर्स बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। तो स्टार्टिंग हमारी वेक्टर्स को समझाने से होती है कि फिज़िक्स में बेसिकली हमने पढ़ा है एक स्केलर एंड सेकंड पढ़ा है वेक्टर। दो टाइप की क्वांटिटी होती हैं, वन इज़ नॉन एज स्केलर क्वांटिटी एंड अनदर इज़ नॉन एज वेक्टर क्वांटिटी। अब बताया जाता है स्केलर क्वांटिटी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी क्या है। स्केलर क्वांटिटी का मतलब है अ फिजिकल क्वांटिटी विच इज़ हैविंग ओनली मैग्नीट्यूड इज़ नॉन एज स्केलर क्वांटिटी। एक क्वांटिटी को डिफाइन करने के लिए केवल मैग्नीट्यूड की ही नीड हो, ऐसी क्वांटिटी को हम स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। फॉर एग्जांपल हमने बोला टाइम। सपोज अभी टाइम जो है 11 PM हो रहा है, तो अब ये 11 PM ही होगा, इसको डिफाइन करने के लिए और कुछ तो हमें नहीं चाहिए। दूसरा सपोज हमने बोला मास, हमने कहा मास ऑफ एक्स इज 70 kg, तो अब इसका मास 70 kg ही रहेगा, चाहे आप इसके फेस को नॉर्थ में कर लगा दो या साउथ में कर दीजिए, ईस्ट में या वेस्ट में, मास पर तो कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं। तो जैसे पहली क्वांटिटी आपने टाइम देखी है, टाइम के लिए मैग्नीट्यूड की ही नीड है। अगर हम टाइम को डिफ़ाइन करना चाहते हैं तो वी नीड ओनली मैग्नीट्यूड। मास को डिफ़ाइन करना चाहते हैं तो वी नीड ओनली 70 kg, मैग्नीट्यूड ही चाहिए, डायरेक्शन नहीं चाहिए। तो इस कैटेगरी की क्वांटिटीज़ को हम स्केलर बोलते हैं। अ फिजिकल क्वांटिटी विच इज़ हैविंग ओनली मैग्नीट्यूड इज़ नॉन एज स्केलर। अब वेक्टर पर आते हैं। वेक्टर क्या होती है? बहुत सारी ऐसी क्वांटिटी हैं जिनको डिफ़ाइन करने के लिए मैग्नीट्यूड सफिशिएंट नहीं है, कुछ और भी चाहिए मुझे। तो यहाँ हम लिखेंगे अ क्वांटिटी विच इज़ हैविंग अ क्वांटिटी, अ फिजिकल क्वांटिटी ज़्यादा बेटर रहेगा, अ फिजिकल क्वांटिटी विच इज़ हैविंग magnitude and direction is called vector। एक ऐसी क्वांटिटी जिसको डिफाइन करने के लिए हमें मैग्नीट्यूड भी चाहिए और डायरेक्शन भी चाहिए। मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन अगर हमें नहीं पता है तो हम इसे डिफ़ाइन नहीं कर पाएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने एक एग्ज़ाम्पल आपको दिया फोर्स। आप कहेंगे ये फोर्स क्यों वेक्टर है? हम एक सेंटेंस यूज़ करते हैं, वी आर अप्लाइंग 5 Newton फोर्स ऑन दिस बोर्ड, बोर्ड। हमने बोला हम इस बोर्ड पर 5 न्यूटन फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। बच्चों को पता होगा न्यूटन क्या है, यूनिट ऑफ द फोर्स है। हमने इस बोर्ड पर 5 न्यूटन फोर्स अप्लाई किया। क्या हमने पूरा अपना मैसेज देने की कोशिश की है?
क्या कंप्लीट मीनिंग इसका क्लियर हो रहा है? आई थिंक नहीं हो रहा है। वी आर अप्लाइंग, अगर 5 न्यूटन फोर्स ऑन दिस बोर्ड हम कहते हैं तो ये पूरा मैसेज क्लियर नहीं हो रहा है। कैसे नहीं हो रहा है? हम लेफ़्ट से राइट की तरफ बोर्ड को पुश करना चाहते हैं, या बॉटम से टॉप की तरफ पुश करना चाहते हैं, या टॉप से हम बॉटम की तरफ लाना चाहते हैं। हम इस पर किधर फोर्स लगा रहे हैं ये तो हमने बताया ही नहीं है। 5 न्यूटन फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, अब कहाँ कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, ये हमने कुछ नहीं बताया, तो ये डिफाइन नहीं हुआ। हमें बताना पड़ेगा वी आर अप्लाइंग 5 न्यूटन फोर्स फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट और टॉप टू बॉटम और बॉटम टू टॉप और एट सम एंगल। कहाँ अप्लाई कर रहे हैं वो हमें बताना पड़ेगा, तो डायरेक्शन की नीड है। इसी तरीके से आपने पढ़ा होगा फिजिक्स में एक्सीलरेशन। अब एक्सीलरेशन क्या है? जिधर आपका व्हीकल जा रहा है उसी डायरेक्शन में लग रहा है तो स्पीड क्या करेगा? इंक्रीज़ कर देगा। अगर अपोजिट डायरेक्शन में है तो स्पीड डिक्रीज़ कर देगा। किसी एंगल पे लग रहा है तो स्पीड पर पक्का इफ़ेक्ट डालेगा, जो आपकी वेलोसिटी है उस पर क्या होगा? इफ़ेक्ट पड़ेगा। तो एक्सीलरेशन भी हमारी क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। तो ऐसे बहुत सारी हमारी क्वांटिटीज़ हैं जो वेक्टर होंगी, जिनको डिफ़ाइन करने के लिए हमें मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों की नीड पड़ेगी, और एक हमारी क्वांटिटी स्केलर होगी जिसके लिए हमें क्या चाहिए? केवल मैग्नीट्यूड की नीड पड़ती है, नो नीड टू डायरेक्शन, डायरेक्शन की नीड नहीं होती है। तो इनको हम कहते हैं स्केलर एंड वेक्टर। अभी तक हमने क्लास 11 तक कभी भी मैथ्स में वेक्टर क्वांटिटीज़ को नहीं पढ़ा है, ठीक है। अब 12th में पहली बार वेक्टर को पढ़ने जा रहे हैं, तो एलिमेंट्री कॉन्सेप्ट भी हमें देनी पड़ेंगी, सब कुछ ही समझाना है। बेसिकली यहाँ हम कुछ छोड़ नहीं सकते हैं, तो हम स्टार्टिंग से लेकर ही चलेंगे। एक अच्छी बात यह है कि यहाँ पर आपको कोई भी क्वांटिटी बतानी नहीं पड़ेगी कि वेक्टर है या स्केलर है। आपको डिसाइड नहीं करना पड़ेगा पेपर में कि इसकी डायरेक्शन की नीड है कि नहीं है। ये बेसिकली ये काम फिजिक्स में बच्चे करते हैं, मैथ्स में ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको थिंक नहीं करना है। यहाँ तो बच्चा वैसे ही समझ जाता है ये प्रॉब्लम वेक्टर्स का है या स्केलर का है। अगर किसी भी प्रॉब्लम में ये एक आई के ऊपर कैप लगा दिख जाए, जे के ऊपर कैप लगा दिख जाए, के ऊपर कैप लगा दिख जाए, अगर इस तरीके के नोटेशंस आपको दिख जाते हैं तो आप समझ लेना ये प्रॉब्लम वेक्टर्स या 3D का ही है, ठीक है। तो यहाँ हमें आई जे के साथ गेम खेलना है बस। स्टार्टिंग करते हैं, ये भी आज आएंगे, हम इंट्रोड्यूस करेंगे आई जे के क्या होते हैं, इनको भी देखेंगे, लेकिन इससे पहले बहुत कुछ हमें बताना है। तो वेक्टर को हम कैसे डिफाइन, अभी तो हमने बताया है, ए क्वांटिटी फॉर विच वी नीड मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन इज नॉन एज वेक्टर। वेक्टर को हम सिंपल लैंग्वेज में कह सकते हैं अ डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट, अ डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट। एक डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट के थ्रू हम वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे हमने इस वेक्टर को बनाया, यहाँ ए से स्टार्टिंग की है, बी तक ले गए हैं, और ये हमने इसकी डायरेक्शन दिखा दी ए टू बी। यहाँ इस ए पॉइंट को हम कहते हैं इनिशियल पॉइंट, इनिशियल पॉइंट ऑफ दिस वेक्टर। इस बी पॉइंट को हम कहते हैं टर्मिनल पॉइंट, टर्मिनल पॉइंट और एंड पॉइंट ऑफ दिस वेक्टर। और ये जो ए बी है ना, ए बी, दिस इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए बी। इसे हम वेक्टर ए बी का मैग्नीट्यूड कहते हैं। एंड इसको हम रिप्रेजेंट ऐसे करते हैं, ए बी वेक्टर के लिए हमेशा उसके ऊपर एक एरो लगा देते हैं, तो ये एक वेक्टर हो गया, मैग्नीट्यूड के लिए मॉड लगा दिया, तो ए बी मीन्स है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। तो वेक्टर को डिफाइन करने के लिए उसके मैग्नीट्यूड की नीड है, ए बी कितना है, इसका मेज़रमेंट क्या है, और ये कितने एंगल पर है, एक्स एक्सिस से या वाई एक्सिस से, मतलब डायरेक्शन की भी हमें नीड होती है। तो डायरेक्टेड
लाइन सेगमेंट को हम वेक्टर कहते हैं, करेक्ट। और हमने आपको बताया यहाँ पर ए इज़ नॉन एज इनिशियल पॉइंट एंड बी इज़ नॉन एज टर्मिनल पॉइंट। इसके बाद एक छोटा सा वर्ड यहाँ यूज होता है, को इनिशियल वेक्टर्स। बहुत सारे, कुछ वेक्टर को इनिशियल होते हैं, कुछ को टर्मिनल होते हैं। तो नाम से ही क्लियर है, को इनिशियल वो सारे वेक्टर्स जिनके इनिशियल पॉइंट एक ही हों। जैसे ये हमने बना दिया, सभी ए से ही स्टार्ट हो रहे हैं, सभी ये बी पर जा रहा है, ये सी तक है और ये डी तक है। तो यहाँ ए बी, ए सी एंड ए डी आर को इनिशियल वेक्टर्स। इनको हम क्या बोलेंगे? को इनिशियल वेक्टर्स। If vectors are having same initial point, they are known as co-initial vectors. अब कुछ वेक्टर्स ऐसे होंगे जिनके टर्मिनल पॉइंट एक होंगे, ये रहा, एक ये रहा वेक्टर हमारा, एक ये रहा वेक्टर हमारा। तो यहाँ क्या है, ये ए बी मान लिया है, ये सपोज आपने सी बी दे दिया है, ये डी बी दे दिया है। तो इन सभी के एक टर्निंग पॉइंट, टर्मिनल पॉइंट एक ही है, एंड पॉइंट एक है। तो इनको हम कहते हैं को टर्मिनल वेक्टर्स, को टर्मिनल वेक्टर्स। अगर इनका एक ही टर्मिनल पॉइंट है तो ये कहलाएंगे को टर्मिनल वेक्टर्स। तो वेक्टर में पहले आपने को इनिशियल वेक्टर देखा, इसके बाद को टर्मिनल वेक्टर्स देखा। इसके बाद एक जो आपको यूज़ करना पड़ेगा लाइक वेक्टर्स, उसके बाद आपको अनलाइक वेक्टर। लाइक एंड अनलाइक वेक्टर्स क्या हैं, जो हमारे मतलब के हैं, बस हम वही बता रहे हैं, सीधा आपको प्रॉब्लम पे लेके पहुंचेंगे हम। लाइक वेक्टर्स एंड अनलाइक वेक्टर्स। इफ़ वेक्टर्स आर हैविंग सेम डायरेक्शन, अगर सभी की डायरेक्शन सेम है। इफ़ वेक्टर्स आर हैविंग सेम डायरेक्शन, अगर सभी वेक्टर्स की डायरेक्शन सेम है तो हम उन्हें क्या बोलेंगे? लाइक वेक्टर्स बोलेंगे। इफ़ वेक्टर्स आर हैविंग डिफरेंट डायरेक्शन, अगर वेक्टर्स की डायरेक्शन क्या है? डिफरेंट है, तो हम उन्हें क्या बोलेंगे? अनलाइक वेक्टर्स बोलेंगे। जैसे एक ये वेक्टर है, एक ये वेक्टर है, दोनों ही पैरेलल हैं, सेम डायरेक्शन में हैं, तो ये लाइक वेक्टर हो जाएंगे। एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर ये है, तो ये क्या होंगे? अनलाइक होंगे, इनकी डायरेक्शन में कोई लिंक नहीं है। तो इफ़ वेक्टर्स आर हैविंग सेम डायरेक्शन दे आर नॉन एज लाइक वेक्टर्स, इफ़ दे आर हैविंग डिफरेंट डायरेक्शन दे आर नॉन एज अनलाइक वेक्टर्स। इसके बाद आपके लिए आएगा पैरेलल और कोलिनियर वेक्टर्स। पैरेलल और कोलिनियर वेक्टर्स क्या होते हैं? अब पैरेलल एंड लाइक वेक्टर्स में थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है, आप इससे बाहर निकलने की कोशिश करेंगे कि क्या है पैरेलल और कोलिनियर वेक्टर्स। पैरेलल और कोलिनियर वेक्टर्स। पैरेलल और कोलिनियर वेक्टर्स का क्या मतलब है? वेक्टर्स विच आर पैरेलल टू द सेम सपोर्ट। जो वेक्टर एक सपोर्ट के, सेम सपोर्ट के पैरेलल होते हैं उनको हम पैरेलल और कोलिनियर वेक्टर्स कहते हैं। सपोज ये कोई हमारा एक सपोर्ट दे रखा है, हमने जो डार्क लाइन की है, ये एक सपोर्ट है, एक वेक्टर ये है, दूसरा वेक्टर ये है, सपोज ये दिया हुआ है, ये है, ये जा रहा है, ये जा रहा है, ये सभी वेक्टर्स क्या हैं? इस लाइन के पैरेलल हैं, तो इनको हम क्या बोलेंगे? पैरेलल वेक्टर्स और कोलिनियर वेक्टर कहेंगे। क्या आप इस वेक्टर को इस वेक्टर के लिए लाइक वेक्टर कह सकते हैं? नहीं कह सकते हैं, क्योंकि इन दोनों की डायरेक्शन डिफरेंट है। दे आर नॉट लाइक वेक्टर, दे आर पैरेलल वेक्टर्स हैं। तो पैरेलल एंड लाइक वेक्टर में थोड़ा सा डिफरेंस है, इसको ध्यान में रखेंगे आप।
तो पैरेलल और कोलिनियर वेक्टर्स आपने समझ लिया। मैथमेटिकली इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं आपको ध्यान रखना पड़ेगा। प्रॉब्लम कभी कभी एक नंबर का आ जाता है पैरेलल और कोलिनियर वेक्टर्स पर, तो हमेशा ध्यान रखेंगे इफ़ वेक्टर ए दिस इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ बी और वेक्टर v is equal to lambda times of a, where lambda is any scalar। lambda क्या है? lambda is any scalar, एक ऐसी क्वांटिटी है जिसमें ओनली मैग्नीट्यूड है, कोई रियल नंबर है। देन a and b are said to be parallel or collinear vectors। then vector a and b are said to be parallel और collinear vectors। तो आपको ध्यान रखना है इफ़ a इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ b, ये सिंबल कुछ ज़्यादा ही हम यूज़ करेंगे लैम्डा, इसको हम क्या पढ़ते हैं इस तरीके से जो हमने बनाया है, ये है लैम्डा, ग्रीक लेटर है, आप बनाना सीख लीजिए इसे। तो ये एक लैम्डा साइन यूज़ कर देते हैं। के हम बेसिकली कुछ यहाँ लिखेंगे इसलिए हम के यूज़ नहीं कर रहे हैं, नहीं तो कांस्टेंट के लिए के यूज़ कर सकते थे। तो पैरेलल और कोलिनियर वेक्टर के बारे में भी हमने बताया है आपको। इसके बाद क्या होगा, हमने पैरेलल वेक्टर भी देख लिया है, कोलिनियर पैरेलल एक ही मतलब है। इसके बाद हमने पहले लाइक और अनलाइक वेक्टर भी देख लिए हैं। अब किसी वेक्टर का नेगेटिव कैसे निकालते हैं, नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर। नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर, एक वेक्टर का हम नेगेटिव कैसे निकालेंगे। ये सपोज ए वेक्टर है, इसका नेगेटिव चाहिए तो जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में इसको ड्रॉ कर दीजिए। दोनों के मैग्नीट्यूड सेम होंगे, कोई डिफरेंस नहीं होगा, लेकिन इनकी डायरेक्शन जस्ट अपोजिट होगी, देन दे आर नॉन एज नेगेटिव वेक्टर्स। तो नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर का क्या मतलब है, इफ़ बी आर रिवर्सिंग द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर देन इट इज़ नॉन एज नेगेटिव ऑफ दैट वेक्टर। अगर किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन रिवर्स कर दी जाए तो उस वेक्टर को हम क्या बोलेंगे, गिवन वेक्टर का नेगेटिव वेक्टर बोलेंगे। एक ए है, दूसरा हमने माइनस ए कर दिया, डायरेक्शन हमने चेंज कर दी है, करेक्ट। तो ये हमने देखे, बड़े छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, इनमें बहुत ज़्यादा नहीं प्रॉब्लम है आपको। अब एक पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पॉइंट बहुत ज़्यादा यूज़ होगा वर्ड, तो पहले उसको भी समझ लेते हैं तभी आगे बढ़ते हैं। पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पॉइंट, किसी भी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या कहलाता है। जैसे ये पॉइंट है, यहाँ कहीं ओरिजिन होगा, वेक्टर फ्रॉम ओरिजिन टू गिवन पॉइंट, पीवी ऑफ ए, पीवी ऑफ ए, पीवी ऑफ कैपिटल ए पॉइंट, दिस इज इक्वल टू ओ ए वेक्टर। ओरिजिन से लेकर के गिवन पॉइंट तक के वेक्टर को हम कहते हैं पोजीशन वेक्टर। सपोज यहाँ पर ये कोई बी पॉइंट दे रखा है, तो ओ से लेकर के बी को आप ज्वाइन कर दीजिए, तो यहाँ पर पी वी ऑफ बी जो है वो आपका कहलाएगा ओ बी वेक्टर। अगर सपोज हमने यहाँ कहीं पर सी लिख दिया तो ओ को सी से ज्वाइन कर दीजिए, तो यहाँ पोजीशन वेक्टर ऑफ सी इट इज़ ओ सी वेक्टर, ये आपका ओ सी वेक्टर होगा। तो रिमेंबर ऑलवेज पोजीशन वेक्टर ऑफ एनी पॉइंट दैट इज वेक्टर फ्रॉम ओरिजिन टू गिवन पॉइंट। पीवी ऑफ एनी पॉइंट आप ध्यान रखेंगे, पोजीशन वेक्टर ऑफ एनी पॉइंट, दिस इज इक्वल टू वेक्टर फ्रॉम ओरिजिन टू गिवन पॉइंट। ओरिजिन से लेकर के गिवन पॉइंट तक का वेक्टर क्या कहलाता है, हमारा पोजीशन वेक्टर। शॉर्ट में इसको पी डॉट वी लिखते हैं, पोजीशन वेक्टर, ठीक है। तो ये रहा पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पॉइंट।
इसके बाद आपको ध्यान रखना है वेक्टर्स में एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, ये 3 ऑपरेशन ही आपको सीखने हैं। डिवीज़न ऑफ 2 वेक्टर्स हमें नहीं आता है, किसी को ही नहीं आता है। जैसे मैट्रिक्स में आपने पढ़ा था डिवीज़न नहीं डिफ़ाइन था अभी तक, ऐसे ही वेक्टर में भी डिवीज़न डिफ़ाइन नहीं है। हो सकता है इन फ्यूचर आप में से कोई बच्चा 2 वेक्टर्स का डिवीज़न डिफ़ाइन कर दे। अभी तक तो हम केवल एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन ही पढ़ते हैं वेक्टर्स में, तो यही 3 ऑपरेशन पढ़ेंगे। लेकिन इससे पहले हम कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर या जो एक्स वाई जेड हमारे कोऑर्डिनेट्स होते हैं, थोड़ा उनको हम बताना चाहेंगे आपको, तभी आगे बढ़ेंगे। आप लोग 11th में अगर इंट्रोडक्शन ऑफ 3D ज्योमेट्री पढ़ के आए हैं तो थोड़ा सा आपके लिए इजी हो जाएगा ये बताना। ये x है, ये हमारी एक्सिस y है और ये z है। ये बेसिकली 3 एक्सिस कुछ ऐसे होती हैं। एक आपकी लाइन ये है, दूसरी लाइन आपकी ये है, 2 हो गई x और y, और जो तीसरी लाइन होती है वो ये होती है परपेंडिकुलर। आपके रूम का कॉर्नर हमेशा एक्स वाई जेड एक्सिस रिप्रेजेंट करता है। अब फिगर में तो हम इस तरीके से बना नहीं सकते हैं, 2 लाइन ऐसे और 1 लाइन ऐसे दिखा दें, ये पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए हम इस तरीके से दिखा देते हैं। ये तीनों ही एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है। पहली ओ एक्स, ओ वाई एंड ओ जेड। इन जनरल हम पहले एक्स रखते हैं, बाद में वाई, फिर जेड रखते हैं। अगर आप यहाँ एक्स, यहाँ वाई, यहाँ जेड रखते हैं, प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है, यही रहेगा। अब 3D आपको पता है, अगर पॉइंट स्पेस में लाई करता है तभी हमें 3 डायमेंशन ज्योमेट्री की नीड होती है। पॉइंट प्लेन पे लाई करता है तो कोई भी नीड नहीं। जैसे पॉइंट यहाँ पर लाई करता है तो हमें मान लीजिए हमारी एक बॉल जो हमारी बैक में है वो हमने एक्स एक्सिस ले ली, जो हमारे सामने बोर्ड की साइड में है वो वाई एक्सिस ले ली। तो इस पॉइंट तक पहुँचने के लिए क्या नीड पड़ेगी? एक यहाँ से यहाँ तक क्या डिस्टेंस है, जो हमारे बैक में वॉल है उससे लेकर के यहाँ तक क्या डिस्टेंस है, और जो हमारा ग्राउंड है, जो फ्लोर है, ज़मीन है, वहाँ से लेकर के यहाँ तक की क्या हाइट है। तो ये 3 चीज़ें कब नीड आती हैं? जब हमारी 3D ज्योमेट्री पॉइंट स्पेस में लाई करता है। अगर यही बोर्ड पे लाई करता है तो पॉइंट तक पहुंचने के लिए एक्स एक्सिस से क्या डिस्टेंस है, ये एक्स एक्सिस मान ली हमने, ये वाई मान ली, तो एक्स से क्या डिस्टेंस है, वाई से क्या डिस्टेंस है, पॉइंट तक पहुंच जाते हैं। बट स्पेस में हमें हाइट भी चाहिए होती है। अब ये बेसिकली एक्स वाई जेड है क्या? बच्चा 2D में तो बड़े आराम से रिप्रेजेंट कर देता है, उसे कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती है। अगर हम ये कह दें एक्स वाई है, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, विद इन मिनट बच्चा बता देगा ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ये सर हमारा वाई कोऑर्डिनेट होता है, यहाँ से यहाँ एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ये एक्स कोऑर्डिनेट होता है। तो ये भी हम कह सकते हैं ये एक्स कोऑर्डिनेट है, इसको हम क्या कह सकते हैं, वाई कोऑर्डिनेट है, काम ख़त्म हो जाएगा। लेकिन अगर बच्चे से पूछा जाए ज़रा 3D में बताइए तो फिर प्रॉब्लम होने लगती है उसको। तो मैं आपको बताता हूँ, थोड़ा सा यहाँ थिंक करना पड़ेगा। सबसे पहले आप पॉइंट से एक्स वाई प्लेन पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। सपोज ये हमारा एम पॉइंट पर जाकर के मीट हुआ। अब जैसे मैं आपको समझा रहा था, ये पॉइंट है, इधर वाली जो वॉल है वो हमने अपनी वाई एक्सिस ले ली, और जो हमारे बैक में वॉल जा रही है वो हमने क्या ले ली है, एक्स एक्सिस ले ली। तो यहाँ जो हमारा ग्राउंड है, जो हमारा यहाँ पर फ्लोर है, जो फर्श है, वो हमारा क्या होगा, एक्स वाई प्लेन होगा। तो यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, किस पर, एक्स वाई प्लेन पर। मिलेगा पक्का, यहाँ तो नहीं मिलता हुआ दिख रहा है, ज़रूर कहीं ना कहीं जाके रुक जाएगा। तो ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर है, एम पॉइंट है। इस एम पॉइंट से आपको 2 परपेंडिकुलर ड्रॉ करने पड़ते हैं। एक एम से वाई एक्सिस पर आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। अब फिगर में नहीं, ये बेसिकली परपेंडिकुलर ही है। और एक आप क्या करेंगे, इस एक्सिस पर भी, एक्स एक्सिस पर भी परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। ठीक है, हमने मान लिया ये हमारा ए पॉइंट आया और ये हमारा बी पॉइंट आया। जैसे हमने भी बताया था ये स्पेस में पॉइंट है, इससे आप सीधा पहुंच गए हैं अपने फ्लोर पर। वहाँ से क्या करेंगे आप, एक वाई एक्सिस पर परपेंडिकुलर, एक एक्स एक्सिस पर। तो ये 2 परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिए। यहाँ जो वाई एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ होता है, वाई पर जो परपेंडिकुलर ड्रॉ होता है वो एक्स कोऑर्डिनेट रिप्रेजेंट करता है, ये एक्स कोऑर्डिनेट।
और जो एक्स एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ होता है ये वाई कोऑर्डिनेट। अगर ज्योमेट्री में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे तो ये ओ ए है, एक्स के बराबर हो जाता है, एंड ओ बी जो है वो वाई के बराबर, और ये हाइट जो होती है ये जेड होती है। तो हमेशा ध्यान रखेंगे दिस ओ ए, ये ओ ए जो सेगमेंट है ये हमारा एक्स कोऑर्डिनेट कहलाएगा। यहाँ से ये जो ओ बी हमने बनाया है ये हमारा वाई कोऑर्डिनेट कहलाता है, और ये पी से लेकर के हम एम तक आ रहे हैं, ये वाला जो हाइट हम दिखा रहे हैं ये क्या है, अपना जेड कोऑर्डिनेट है। तो इस तरीके से हम 3 डायमेंशंस में एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करते हैं। ये 2 डायमेंशंस में है। अब कोई वेक्टर है, मान लीजिए ये ओ से लेकर के पी तक हमारा वेक्टर है, हमने इसका पोजीशन वेक्टर मान लिया है आर वेक्टर। तो इस आर वेक्टर को एक्स वाई जेड में हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो हमें बताना था। वेक्टर को वेक्टर इन अ कंपोनेंट फॉर्म, यही हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है। 2D में तो बन ही जाएगा, 3D में करते हैं। तो वेक्टर इन कंपोनेंट फॉर्म कैसे लिखा जाएगा, जो OP वेक्टर है इसको हम लिखेंगे R के बराबर, एंड R को हम लिखते हैं XI कैप प्लस YJ कैप प्लस ZK कैप। अब बच्चे सोच रहे होंगे कि X Y Z तो मैंने बता दिया, अब ये I कैप कहाँ से एंट्री मार गया, ये J कैप क्या है और K कैप क्या है। अगर हम यहाँ पर एक कोई पॉइंट रख लें, सपोज हमने ये पॉइंट अपना रखा, कोई नाम दे दीजिए, ABC तो आप दे चुके हैं, P दे चुके हैं, M भी दे चुके हैं। मान लीजिए ये पॉइंट आपने रखा S, और सपोज ये पॉइंट आपने रखा T, और सपोज ये पॉइंट आपने रखा STR, कैपिटल R। इफ OS this is equal to OT and this is equal to OR and this is equal to 1 unit। अगर हम OS and OT and OR को 1 यूनिट मान लेते हैं तो हमेशा ध्यान रखिए देन जो OS है इसको हम OS वेक्टर को कहते हैं I कैप, OT वेक्टर जो है इसको हम कहते हैं J कैप, एंड OR वेक्टर है इसे हम कहते हैं K कैप। तो रिमेंबर ऑलवेज I J K दे आर द यूनिट वेक्टर अलोंग द XY Z एक्सिस। एक 1 यूनिट लेंथ का वेक्टर है ये I कैप कहलाएगा, 1 यूनिट का ये वेक्टर है ये J कैप कहलाता है, और ये 1 यूनिट का वेक्टर है इसे हम K कैप बोलेंगे। तो वेक्टर को कंपोनेंट फॉर्म में लिखते हैं XI प्लस YJ प्लस ZK। O ओरिजिन है और जो हमारा वेक्टर का टिप है वो कहाँ पर है, P पॉइंट पर है जिसके कोऑर्डिनेट XY Z है। तो वेक्टर रिप्रेजेंट होता है XI कैप प्लस YJ कैप प्लस ZK कैप। हमने आपको बता दिया है I क्या है, OS वेक्टर, OT वेक्टर J है, एंड OR वेक्टर K है। OS OT OR क्या है, ये 1 यूनिट के लेंथ हैं, करेक्ट। अब इसका हमें मैग्नीट्यूड निकालना है। हाउ वी कैन फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर OP। इस वेक्टर का हम मैग्नीट्यूड कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, तो रिमेंबर ऑलवेज मैग्नीट्यूड ऑफ OP इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय मॉड ऑफ OP साइन। कुछ लोग इसको ओनली OP भी लिख देते हैं, चलेगा, और इसकी वैल्यू होती है रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। फॉर एग्जाम्पल किसी ने दे दिया आपको R वेक्टर इज इक्वल टू 2I कैप प्लस 3J कैप माइनस 4K कैप, एंड समवन इज आस्किंग फाइंड द मॉड ऑफ R। तो बेटा 1 मिनट में आप निकाल के रख देंगे, ये हो जाएगा 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस माइनस 4 स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 4 प्लस 9 प्लस 16 एंड दैट इज रूट ऑफ 29। जो हमारा R वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड रूट ऑफ 29 यूनिट है। अगर सपोज किसी ने हमसे कहा होता R वेक्टर इज इक्वल टू 2I माइनस 3K कैप, एंड समवन इज आस्किंग फाइंड इट्स मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड ऑफ R कितना लिखते हैं आप, 2 का स्क्वायर, बाई तो है ही नहीं तो 0 स्क्वायर, Z है माइनस 3 का स्क्वायर, तो ये कितना आ जाएगा 4 प्लस 9 and that's equal to root of 13. By this way we can find the magnitude of a vector.
तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्या है, अगर हमें उसके कंपोनेंट्स पता है तो हम उसका मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इसके बाद हम इक्वल वेक्टर्स, यूनिट वेक्टर्स के बारे में स्टडी करेंगे। मतलब बड़े आराम से, ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं। साइंस वाले बच्चे तो सोच रहे होंगे बेकार में टाइम ख़राब हो रहा है, उनको तो ये पता है, बट बेटा हमारी मजबूरी ये होगी कि साइंस के साथ साथ कॉमर्स के लिए भी ये वेक्टर पढ़ना है। तो कॉमर्स के बच्चों ने तो नहीं सीखा है कि मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, यूनिट वेक्टर क्या होता है, उनको तो नहीं पता है, इक्वल वेक्टर्स क्या होते हैं। तो ये पॉइंट्स अगर आप भी सीख लोगे तो कोई बात नहीं, आगे तो फिर हमें कराना ही है, जो दोनों को ही नहीं आता है, अभी दोनों के लिए ही नया है। तो नेक्स्ट हम आते हैं अब इक्वल वेक्टर्स पर। इक्वल वेक्टर्स, इफ vector A is equal to vector B, then remember always, number one, they must have same magnitude, उनके मैग्नीट्यूड बराबर होने चाहिए, एंड सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन ऑफ A एंड B। अगर ए और बी की सेम डायरेक्शन है एंड मैग्नीट्यूड बराबर है, देन डेफिनेटली दे आर नोन एज इक्वल वेक्टर्स। कंपोनेंट फॉर्म में हम कैसे कह सकते हैं, लेट वेक्टर ए हमने मान लिया a1i कैप प्लस v1j कैप प्लस c1k कैप सपोज, एंड वेक्टर बी इज इक्वल टू मान लिया है a2i कैप प्लस b2j कैप प्लस c2k कैप। अब हम यहाँ कहते हैं इफ़ वेक्टर ए इज इक्वल टू वेक्टर बी, देन पक्का x कंपोनेंट x के बराबर होना चाहिए, y कंपोनेंट y के बराबर, z कंपोनेंट z के बराबर, तभी इनकी डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड सेम आ सकते हैं। तो हमेशा ध्यान रखेंगे, देन a1 इज इक्वल टू a2, b1 इज इक्वल टू b2 एंड c1 इज इक्वल टू c2। तो अगर दो वेक्टर इक्वल हैं तो उनके डायरेक्शन एंड उनके मैग्नीट्यूड बराबर होने चाहिए। कंपोनेंट्स केस में हम क्या करेंगे, उनके करस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स को इक्वल दिखा देंगे। एक बार एक बड़ा छोटा सा प्रॉब्लम शायद एग्ज़ाम में पूछा गया था, और एनसीईआरटी में तो वैसे प्रॉब्लम दे ही रखे हैं। एक छोटा सा प्रॉब्लम क्या दिया था इन्होंने एग्ज़ाम में, वेक्टर ए इज इक्वल टू x माइनस 1i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, एंड वेक्टर b इज इक्वल टू दिया हुआ था i कैप प्लस y माइनस 3j कैप प्लस 3k कैप, और उसने लिख दिया था इफ़ वेक्टर a इज इक्वल टू b देन फाइंड x प्लस वाई, x प्लस वाई की वैल्यू क्या है। तो एक बहुत ही छोटा सा प्रॉब्लम है, 1 नंबर डिज़र्व करता है, बच्चे को आना भी चाहिए। क्या करेंगे आप, वेक्टर ए बी के बराबर है, इफ़ a इज इक्वल टू b, आप यहाँ लिखना स्टार्ट करेंगे इफ़ वेक्टर a इज इक्वल टू b, दिस इम्प्लाइज दैट x कंपोनेंट बराबर होगा, यहाँ x माइनस 1 है, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 होगा, x इज इक्वल टू 2, y कंपोनेंट y के बराबर होगा, y माइनस 3 इज इक्वल टू 2, ये वाला कंपोनेंट इसके बराबर आ जाएगा तो y इज इक्वल टू 5 आ जाएगा। आपसे जानना क्या चाहा, x प्लस वाई की वैल्यू 2 प्लस 5 इज इक्वल टू 7। 1 नंबर का प्रॉब्लम होता है एग्ज़ाम में, बस बच्चे को ये आना चाहिए। अगर दो वेक्टर्स बराबर हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स बराबर ही होंगे। ठीक है, तो ये रहा था इक्वल वेक्टर्स। अब इसके बाद आता है कि यूनिट वेक्टर। हम आपको यूनिट वेक्टर भी समझाते हैं, थोड़ा सा पोर्शन कर रहे हैं मैथमेटिकली, नहीं तो स्टार्टिंग तो हमारी आज बड़ी थ्योरेटिकल रही, बच्चे परेशान होने लगे होंगे कि क्या मैथ में हो रहा है। अब यूनिट वेक्टर देखते हैं। यूनिट वेक्टर, अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज 1 इज नॉन एज यूनिट वेक्टर। किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, अगर कोई v वेक्टर है इसका मैग्नीट्यूड 1 आ जाता है, देन b इज नॉन एज यूनिट वेक्टर।
इसको हम यूनिट वेक्टर, आई जे के क्या थे, एक्स बाई जेड एक्सिस में यूनिट वेक्टर ही थे, सबके मैग्नीट्यूड 1 थे। तो यूनिट वेक्टर का मतलब होता है इफ़ द मैग्नीट्यूड ऑफ एनी वेक्टर इज़ 1 देन वेक्टर इज़ नॉन एज यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन होता है ए कैप, और ए कैप की वैल्यू हमेशा ध्यान रखेंगे वेक्टर डिवाइडेड बाई इट्स मैग्नीट्यूड। अगर किसी भी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से आप डिवाइड कर देंगे तो यूनिट वेक्टर निकल आएगा। जैसे क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, इफ़ वेक्टर ए इज इक्वल टू 2i माइनस जे प्लस 5k, फाइंड यूनिट वेक्टर अलोंग ए, फाइंड यूनिट वेक्टर अलोंग ए। तो 1 मिनट का काम है, ए कैप इज इक्वल टू, ये कैप का मतलब यूनिट वेक्टर, सीधा सीधा नोटेशन में वेक्टर ए डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए। वेक्टर ए है 2i माइनस जे प्लस 5k एंड डिवाइडेड बाई इसका मैग्नीट्यूड हो गया 4 प्लस 1 प्लस 25। आप लिख दीजिए 2 बाई रूट 30 आई कैप माइनस का 1 बाई रूट 30 जे कैप प्लस 5 बाई रूट 30 के कैप। तो इस तरीके से यूनिट वेक्टर आप निकाल सकते हैं। 1 नंबर का प्रॉब्लम है, यूनिट वेक्टर निकल जाता है। यूनिट वेक्टर के बाद इसमें थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन भी, यूनिट वेक्टर तक ही रखते हैं आज, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन भी दे सकता है। ये क्वेश्चन कैसे दे सकता है आपसे, लेकिन अभी हमने एडिशन नहीं पढ़ाया है, तो एक पहले हम आपको टॉपिक लिखा दें तब बताएं आपको। ये क्या आपके लिए फार्मूला क्या होगा, वेक्टर having magnitude lambda and along having magnitude lambda and along the vector A, this is equal to, ये हमेशा ध्यान रखेंगे लैम्डा इंटू वेक्टर ए अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए। मतलब ये होता है लैम्डा एंड ए कैप। ध्यान रखना है कि अननेसेसरी लैम्डा एंड ए के बीच में न डॉट लगा देना न क्रॉस लगा देना। आपको लेटर ऑन हम बताएंगे कि यहाँ पर डॉट एंड क्रॉस इन दोनों का बहुत बड़ा ही इम्पोर्टेंस है। अननेसेसरी जब तक आपको नहीं बताया जाता है ये साइन यूज़ नहीं करेंगे। वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड लैम्डा एंड अलोंग द वेक्टर ए, इट इज़ लैम्डा ए कैप, और यू कैन से इट इज़ लैम्डा इंटू ए डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए। इस पर बेस्ड क्वेश्चन आ चुका है बोर्ड एग्जाम में। हम क्वेश्चन आपको देते हैं, कैसा होगा, फाइंड अ वेक्टर ऑफ 10 मैग्नीट्यूड along vector A is equal to 2i plus j plus 6k कैप। एक वेक्टर निकालना है 10 मैग्नीट्यूड का, along किसके निकालना है, हमें ए के निकालना है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप सीधा सीधा लिखिए, रिक्वायर्ड वेक्टर फार्मूला आना चाहिए 10, और यहाँ लिखेंगे ए कैप, दिस इज इक्वल टू 10, ये वेक्टर ए डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए, ये 10, साइन कोई डालना ही नहीं है, ये 2i प्लस जे प्लस का 6k एंड डिवाइडेड बाई इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा 4 प्लस 1 प्लस 36, इट इज़ 40। तो ये हो गया 10 इंटू 2i प्लस जे प्लस का 6k, और इसको चाहे तो आप रूट ऑफ 10 लिख सकते हैं, चाहे तो आप डिवाइड कर दीजिए, नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा रूट 10 ओवर 2 इंटू में 2i कैप प्लस रूट 10 ओवर 2 इंटू में j कैप प्लस रूट 10 अपॉन में 2 इंटू में 6k कैप। आप चाहे तो इससे इसे डिवाइड करके लिख दीजिए, यहाँ तो कटेगा नहीं, ये कट जाएगा। तो आंसर आपका कितना होगा, रूट 10i कैप प्लस रूट 10 बाई 2j कैप प्लस रूट 10 इंटू 3k कैप। तो ये हमने आज इंट्रोडक्टरी पार्ट रखा है।
आज थोड़ा सा वेक्टर हमने इंट्रोड्यूस किया है, अगले लेक्चर में हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे। 1-2 क्वेश्चन ज़बरदस्ती किए हुए हैं थोड़ा, जिससे आपका मन लगा रहे। नेक्स्ट टाइम से देखते हैं इसको अच्छे तरीके से करेक्ट। ओके बेटा, थैंक यू।